Hello students, my name is Suraj Bajpayee and this is the online classes of Supreme 60. Students, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करी थी, न्यूटन्स के लॉज देखे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमने सीखा था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। उसके बाद हमने बात करी थी कुछ सिस्टम्स की, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम अपनी कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। कोई एक सिस्टम दिया है, इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक पुली के ऊपर से गई है और दूसरी तरफ से स्ट्रिंग से एक दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। क्लियर? इस तरह की प्रॉब्लम में हम जो एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों अलग अलग सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और हमने एक और प्रॉब्लम देखी थी, जब एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है, एक ब्लॉक रख दिया है, उस ब्लॉक में जब उसको रिलीज किया जाएगा उस ब्लॉक को, तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वेज, वो कितना होगा, इस तरह की हमने बात करी। तो जो ओवरव्यू था, ओवरऑल जो पिछले लेक्चर का ओवरव्यू था, उसमें क्या सीखा हमने न्यूटन्स लॉस का एप्लीकेशन सीखा, ठीक है। न्यूटन्स के लॉस की मदद से हमने एक सिस्टम को एनालाइज करना सीखा, उस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस की हमने बात करी, उन फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स आएगा उसकी हमने बात करी, और उस नेट फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उस ब्लॉक में, उस सिस्टम में, हमने उसकी बात कर रखी है, ठीक है। तो अब कोई भी आपको सिस्टम अगर बना के दिया जाए, मान लीजिए सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप उन्हीं फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रोसीड करेंगे और एट द एंड आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिस्टम सिलेक्ट करना है, उस सिस्टम की उसके बाद हम एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब उस पर हम सारे फोर्सेस दिखाएंगे, ठीक। अब कौन सा फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो आप आराम से उस सिस्टम की एफबीडी बना सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद आप एक्सेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सेस अपनी सिंप्लिसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जब सिस्टम हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस मूव कर रहा हो या फिर वर्टिकल एक्सेस से मूव कर रहा हो, तो इस केस में हम जो एक्सेस है उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं, मींस वाई एक्सेस इज वर्टिकल एंड एक्स एक्सेस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन जब हमारा सिस्टम किसी इंक्लाइन प्लेन में है, ठीक है, जब हमारा ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है, तो उस केस में हम जो एक्सेस है वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेते हैं और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, ठीक। मींस एक्स एक्सिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंड वाई एक्सिस इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इससे फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है, और हमें एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन ax डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक। सपोज अगर हम एक्सेलरेशन अगर हम एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लें, तो इसका मतलब ये जो a एक्सेलरेशन x एक्सिस टुवर्ड द पैरेलल टू द प्लेन आया है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन वेज के प्लेन के पैरेलल आ रहा है a, जो हमने g sin थीटा निकाला था लास्ट टाइम पे, आपको याद होगा, ठीक है। तो जो g sin थीटा एक्सेलरेशन आ रहा था विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वेज, ठीक है, उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ जाएगा। क्लियर? वो एक्सेलरेशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा इस बार, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो चीजें जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, वहां पे हमें वो एक्सेलरेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जो वेज के सरफेस के अलोंग है, और हमें वही एक्सेलरेशन चाहिए था, क्योंकि ब्लॉक जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रहा है, ये एक बीच में कहीं किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे अलोंग द सरफेस ऑफ द वेज मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेस है वो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं लेनी है। इस केस में जो एक्सेस हमने ली है, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस ली है हमने, वो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वेज एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेज ली थी, ठीक है। इस तरह से ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, जब सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जैसे हमने एकदम लास्ट जो थर्ड प्रॉब्लम देखी थी कल हमने, क्या उसमें एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक था, फिर स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक था, फिर स्ट्रिंग से तीसरा ब्लॉक था, इसमें कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको टेंशन फाइंड करनी थी हर एक स्ट्रिंग में। इसमें जो कंसेप्ट लगा है स्टूडेंट, वो सिंपल सा ये लगा है कि भाई एक्सेलरेशन 0 है तो सिस्टम में लगने वाला फोर्स 0 होगा। जब हम m1 की बात करेंगे तो m1 में लगने वाला फोर्स 0 होगा, जब हम m2 की बात करेंगे तो m2 में लगने वाला फोर्स 0 होगा, m3 की बात करेंगे तो m3 का नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, आप अच्छे से जानते हो। नेट फोर्स का जो मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर एक ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स राइट पर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट पर लग रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें जो नेट फोर्स है वो 5 न्यूटन राइट हैंड साइड है। क्लियर?
तो इस तरह से हम नेट फोर्स निकालते हैं। क्लियर? एक्स एक्सिस में नेट फोर्स एक्स एक्सिस के फोर्सेस से आएंगे और वाई एक्सिस में जो नेट फोर्स होगा वो वाई एक्सिस के फोर्सेस से आएंगे। ठीक है? उसके बाद अगर पूछा जाए कि भाई नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो नेट फोर्सेस आए उनका वेक्टोरियल एडिशन कर दोगे। सिंपल। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें पता है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, कोई नई चीज मैंने अभी नहीं बताई। ठीक है? नई चीज आज आपको प्रॉब्लम्स से पता चलेगी। ठीक है? आज का जो सेशन होने वाला है वो मेनली न्यूमेरिकली बेस्ड होगा। ठीक है? जैसे हमने पहले काइनेमेटिक्स में बात करी थी, पहले काइनेमेटिक्स को कंसेप्ट अच्छे से समझा हमने, उसके बाद हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे। ठीक है? तो उसी तरीके से अभी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ लिए हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल देख लिए हैं, अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएंगे। ठीक है? जो डिफिकल्टी लेवल है न्यूमेरिकल का वो अब इंक्रीज होता चला जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स रिवाइज करके आएंगे। ठीक है? इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो आई होप कि आपने नोट्स रिवाइज करे होंगे। ठीक है? चीजें आपके टच में होंगी। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले तो हमें आज मेनली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने बेस्ड ऑन द NLM मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है? हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करेंगे। एक्चुअली में इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है आप जानते हो, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक? एफ नेट जीरो हो जाएगा। एक्चुअली में एक क्वेश्चन तो हम लास्ट टर्म पे देख ही चुके थे इक्विलिब्रियम का। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है एक्सेलरेशन जीरो। ठीक? इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा। इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स की बात हो रही है बेटा। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। कुछ लोग इसे केमिकल इक्विलिब्रियम से ना समझ लें। ठीक है? तो वो चीज अलग है, वहां पे इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन होती है, यहाँ इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट है, ऑफ फंक्शन है। क्लियर? ऑफ अ सिस्टम। क्लियर? नाउ सूडो फोर्स की हम बात करेंगे। तो सूडो फोर्स की आज हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर? तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, सॉल्यूशन देखने के पहले आपको उसका सॉल्यूशन खुद ट्राई करना है। ठीक है? सो इस तरह से करोगे तभी पूरा बेनिफिट होगा। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल 1. Okay student, now let us try this question. This is question 1 based on the NLM concept, Newton's laws of motion. A body of mass small m is suspended by two strings making angles alpha and beta. मतलब एक बॉडी है मास m की, एक ब्लॉक है समझ लीजिए, और वो दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है एक साथ। मतलब कि इस तरह से ये ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग यहां से इस तरह से और एक स्ट्रिंग यहां से इस तरह से अटैच्ड है। क्लियर? दो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक m मास का सस्पेंडेड है, ये कहा गया है। ठीक है? और क्या बोल रहे हैं? A body of mass m is suspended by two strings making angles alpha and beta with a horizontal. मीन्स ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो अल्फा का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। क्लियर? और बीटा का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। क्लियर? सो यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। मींस अगर ये स्ट्रिंग 1 है तो लेट इट टू बी टेंशन T1, लेट इट टू बी टेंशन T2। क्लियर? तो एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 दे रखी है और दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन T2 दे रखी है। मान ली हमने, ये T1 T2 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है? आप ये बताओ पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप ये बताओ कि इस ब्लॉक M का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? इस ब्लॉक M का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? तो भाई कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? है ना? इनिशियली भी वेलोसिटी उसकी 0 है और फाइनल भी 0 है, तो एक्सेलरेशन इसका 0 है। ठीक? तो पहले तो ये समझ में आ गया कि भाई सस्पेंडेड पोजीशन में ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, इसमें कोई मोशन हमें दिख नहीं रहा है। क्लियर? अब अगर इसमें एक्सेलरेशन 0 है तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। है ना? एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा और वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, दो अननोन्स हैं आपके पास। ठीक है? क्या? T1 और T2, दो ही इक्वेशन आपको बनानी है, एक एक्स एक्सिस में बनाओगे और एक वाई एक्सिस में बनाओगे। क्लियर? सो जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट एंड देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन। क्लियर? एक बार खुद से करो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम सिस्टम कंसीडर करेंगे। लेट द ब्लॉक ऑफ मास m विल बी अवर सिस्टम। ठीक है? अब इसमें हम फोर्सेस देखेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन T1 लग रही है, इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन T2 लग रही है। ये दोनों टेंशन अलग अलग होंगी। क्यों अलग होंगी? क्योंकि भाई अभी हमें ये नहीं पता कि ये एंगल अल्फा बीटा इक्वल है कि नहीं। अगर ये अल्फा बीटा सेम होता तो टेंशन सेम हो सकती थी।
ठीक, लेकिन ये सब छोड़ दो, आपको मैंने एक चीज बताई कि अगर स्ट्रिंग चेंज हो रही होगी तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी। जब तक सेम स्ट्रिंग है, क्लियर, तब तक टेंशन सेम रहती है, लेकिन अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई है तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी। इस वजह से यहां से एक टेंशन फोर्स T1 लग रहा है, एक टेंशन फोर्स यहां से T1 लग रहा है, T1 which is making an angle theta, sorry alpha with the x-axis, and one is T2, this is T2 which is making an angle beta with the x-axis. Okay, I hope this thing is very much clear to you. Now one is mg because of the weight of this block. Okay, so these three forces are acting on the blocks. क्या कोई और फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे? तो इस ब्लॉक पे आपको समझ में आ रहा है कि कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, अब दूसरी स्टेप क्या होती है? एफबीडी बनाने के बाद जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, हम एक्सेस सिलेक्ट करते हैं। ठीक, सो वी हैव टू सिलेक्ट द एक्सेस। ठीक है, तो यहां पे हम एक्सेस इस तरह सिलेक्ट करेंगे, दिस विल बी अवर एक्स एक्सेस एंड दिस विल बी अवर वाई एक्सेस। ये काम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो जो फोर्सेस एक्सेस में नहीं होते हैं, मतलब ये T2 और T1 फोर्स एक्सेस में नहीं है, तो वी हैव टू रिजॉल्व दीज फोर्सेस। क्लियर, तो रिजॉल्व करते हैं इनको, तो जिधर थीटा उधर कॉस आ जाता है। ठीक है, मींस दिस विल बी T2 cos बीटा, ठीक है, एंड दिस विल बी ये T2 हट जाएगा, दिस विल बी T2 sin बीटा हियर। आई होप दिस रेजोल्यूशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी रिजॉल्व करेंगे सिमिलरली, तो ये टेंशन हट जाएगी, इट विल बी T1 cos alpha here and it will be T1 sin alpha here. Okay, so I hope this thing is also very much clear to you. Now अब आप ये देखो कि ये सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में भी जीरो है और वाई एक्सिस में भी जीरो है। इट मींस नेट फोर्स F net in y axis will be equal to 0, means the upward force will be equal to the downward force. क्लियर, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा है। क्लियर, सो T1 sin अल्फा this will be equal to the downward force, this is mg. So this is our equation first from the y axis. Clear? Now let us use the same concept in x axis, because x axis में भी acceleration 0 है तो net force वहां पे भी 0 हो जाएगा। So the net force in x axis will be equals to 0. Okay? इसका मतलब ये है कि जितना rightward force होगा उतना ही force leftward आएगा। क्लियर, एकदम सिंपल काम कर रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, पहले हमने एफबीडी बनाई, फिर फोर्सेस को रिजॉल्व किया, एक्सेस सिलेक्ट करी। ठीक, उसके बाद हमने एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगा रहे हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम यूज कर रहे हैं बस। ठीक, नाउ सो द इक्वेशन विल बी द राइटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू द लेफ्टवर्ड फोर्स, सो द राइटवर्ड फोर्स इज T2 cos बीटा will be equals to T1 cos alpha. Okay, so this will be your equation second. Now आप देख सकते हो यहाँ पे दो अननोन्स हैं, T1 T2, अल्फा बीटा सब आपको पता है, mg आपको पता है, T1 और T2 अननोन है, दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशन है। क्लियर, सो वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। आप यहाँ से T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, निकाल, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो एंड यू विल गेट T1। ठीक, तो एक बार में हम T1 निकाल सकते हैं यहाँ से। आई हैव टू रब दिस क्वेश्चन, आई हैव टू रब दिस। तो इक्वेशन जो थी वो थी क्या, यहाँ पे T1 sin अल्फा, ओके, चेक कर लीजिएगा, दिस विल बी T1 sin अल्फा। ओके, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप T2 की वैल्यू उठाओगे तो दिस विल बी T1 cos अल्फा बाय cos बीटा, यहाँ रख दो, तो दिस विल बी T1 कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी sin अल्फा प्लस sin बीटा इंटू cos अल्फा sin बीटा बाय cos beta it is, okay, and this will be equals to mg. I hope this thing is very much clear to you. कुछ नहीं किया, बस T2 की वैल्यू रखी T1 के टर्म में और T1 कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, T1 हमने कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, so you can see that this will be T1 sin alpha plus beta divided by cos beta. This will be equals to mg. I hope this thing is very much clear to you.
सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एलसीएम लिया, cos बीटा sin अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ओके, एंड दिस denominator will be cos beta, this will be equals to mg. So your T1 will be equals to what? Cos beta mg divided by sin alpha plus beta. अगर T1 आ गया है तो T2 भी आ जाएगा, क्लियर? सिर्फ cos अल्फा से डिवाइड करना है और cos अल्फा से इंटू करना है और cos बीटा से डिवाइड करना है, क्लियर? मीन्स T2 will be cos alpha into mg divided by sin alpha plus beta, ओके? सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, है ना? जैसे जैसे अभी हमने जो स्टेप मैंने बताई हैं उसी स्टेप्स में एक एक करके आगे बढ़ रहा था, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का 0 है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जो है सिस्टम पे वो आपका 0 हो जाएगा। इफ नेट ऑन द सिस्टम विल बी 0 देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम मोशन। इक्विलिब्रियम मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है? इक्विलिब्रियम मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक? हाँ, एक चीज हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है उसमें, लेकिन वो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? वो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? मतलब वो वेलोसिटी वेरी नहीं करनी चाहिए, अगर वेरी करेगी इसका मतलब एक्सेलरेशन है वहां पे, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के बाहर हो जाएगा, ठीक? तो इक्विलिब्रियम का सिर्फ ये मतलब है कि आपका सिस्टम पे जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसमें नेट फोर्स 0 हो चुका है, ओके? सो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. So just pause the video and try it by yourself, then you have to see the solution. Okay, so now let us move toward the question number 2. Okay, two bodies of masses m1 and m2. दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, are connected by a light string. Are connected by a light string going over a smooth light pulley. Smooth means frictionless, light means massless. Okay, pulley. At the, और आपको पता है ये smoothless और frictionless हम क्यों बोलते हैं? Because the tension on both sides of the pulley will be equal. Clear? मतलब पुली में दोनों तरफ की जो टेंशन है वो सेम हो जाए, इस वजह से हम बोलते हैं कि पुली मासलेस है और या फिर स्मूथ है। क्लियर? एट द एंड ऑफ एन इंक्लाइन, एट द एंड ऑफ एन इंक्लाइन मींस इंक्लाइन के एंड में यहाँ पे इस तरह से एक पुली लगी हुई है। नाउ द मास ऑफ m1, द मास m1 lies on the incline as shown and m2 hangs vertically as shown. Clear? The system is at rest. बोल दिया गया है सिस्टम जो है वो रेस्ट पे, मींस इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में है मतलब दोनों हर सिस्टम पे, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम्स में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। जब हम m1 की बात करेंगे ये भी रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम मींस रेस्ट, रेस्ट मींस इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो रेस्ट पे है मतलब नेट एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। m2 भी रेस्ट पे है मतलब नेट एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। क्लियर? नाउ फाइंड एंगल ऑफ the inclined plane. Find angle of the inclined plane. Means we have to find this angle theta which the inclined plane will make with the horizontal. And the force exerted by the inclined plane on the body of mass m1. Means ये inclined plane इस m1 पे कितना force exert कर रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज आपको फाइंड करनी है। Just pause the video and try it by yourself. I hope कि आपने खुद से ट्राई किया होगा, ठीक है? कंसेप्ट बस यही है कि भाई आपको पहले m1 को एनालाइज करना है, इस पे सारे फोर्सेस देखने हैं, इसका FVD बनानी है, एक्सेस सिलेक्ट करनी है, ठीक? और फिर हमें इसका एक्सेलरेशन तो पता है 0 है, तो हमें इसकी x एक्सिस की और y एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, ठीक? फिर हम m2 की बात करेंगे, m2 को सिस्टम लेंगे, m2 पे फोर्सेस देखेंगे, इसकी FVD बनाएंगे, एक्सेस सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें सिंपली इक्वेशन लिखनी है एक्सेस में, ठीक है? Fnet इक्वल्स टू ma सिंपली, एक्सेलरेशन इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, क्लियर? क्योंकि आपसे कह दिया गया द सिस्टम इज एट रेस्ट, और रेस्ट का मतलब ये है कि वेलोसिटी 0 है, अभी भी वेलोसिटी 0, बाद में वेलोसिटी 0 होगी, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ से टेंशन T लग रही है स्ट्रिंग में, क्योंकि पुली मासलेस है तो टेंशन यहाँ पे भी इस तरफ भी T लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये दोनों एंड से ऑब्जेक्ट को पुल करती है। स्ट्रिंग इस m1 को भी पुल कर रही होगी ऊपर की तरफ और इस पुली को भी नीचे की तरफ पुल कर रही होगी,
ठीक। अगर दूसरी साइड से देखते हैं तो यहाँ पे भी टेंशन T होगी, क्लियर। ये पुली को T से पुल कर रही होगी और ये ब्लॉक को भी T से ही पुल कर रही होगी, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ टेंशन, ठीक। इस तरह से टेंशन फोर्स लगता है। अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है और पुली मासलेस है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना था, बाकी सब चीजें तो बहुत सिंपल है इसमें, ठीक। तो पहले M1 को कंसिडर करेंगे, M1 की FBD बनाएंगे, दिस इज अवर M1, ओके, दिस इज अवर M1। तो M1 पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। तो M1 पे स्टूडेंट्स आपका एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस स्ट्रिंग की वजह से। M1 पे दूसरा फोर्स इसके वेट की वजह से M1G लगेगा डाउनवर्ड, M1G डाउनवर्ड, क्लियर। और तीसरा फोर्स इस M1 पे लगेगा बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, जो इंक्लाइन प्लेन M1 पे लगा रहा होगा, वही वो फोर्स भी हमें निकालना है, क्लियर। तो जो इंक्लाइन प्लेन M1 पे फोर्स लगाएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लियर। तो चलिए FBD बना देते हैं। दिस विल बी M1G, clear, I hope this thing is very much clear, and this will be the tension force T, okay, and this is the normal force which is perpendicular to the surface of contact, this will be our normal force, okay। तो ये चीजें आपको पता है ना। अब आपसे अगर मैं ये पूछ दूं कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो एंगल बना रहा होगा इस mg से, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपको मैंने बताया था एक बार, ठीक है। ये एंगल मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल का थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है, दिस एंगल विल बी थीटा, देन द एंगल मेड बाय M1G विद द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस इज आल्सो थीटा। आप इसको मैथ से भी निकाल सकते हो और फिजिक्स से भी निकाल सकते हो, ठीक। जब सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल थी, इंक्लाइन की सरफेस जब हॉरिजॉन्टल थी, तब mg जो था ये वर्टिकली, जो इसका परपेंडिकुलर था, इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर था वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। अब इंक्लाइन सरफेस इस तरह से टिल्ट हो गई तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो भी थीटा से ही टिल्ट हो जाएगा। क्यों भाई, थीटा से ही टिल्ट हो जाएगा, लेकिन mg तो अभी भी डाउनवर्ड है, समझ पा रहे हो। तो इसका जो परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा से टिल्ट हो गया वर्टिकल से, तो ये वर्टिकल से थीटा एंगल ही बना रहा होगा, फिजिक्स से। नहीं तो मैथ से भी जिसको समझना हो ये समझे कि भाई ये 90 डिग्री थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, and this is perpendicular to the surface, so this whole angle is 90, so this is 90 minus theta, so this will become theta, okay। यहां से भी हम समझ सकते हैं, आपको जैसे सरल लगे आप एक बार वैसे करो और उसके बाद उस चीज को ही उसी तरीके से आप हमेशा प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसका FBD बना लिया। अब आप ये देखो कि एक्सेस हम कहां सिलेक्ट करें, एक्सेस कैसे सिलेक्ट करी जाए। तो आपको पता है जब इंक्लाइन प्लेन होता है तो हम एक्सेस जो है इस तरह से लेते हैं, दिस विल बी अवर एक्स एक्सिस, दिस विल बी अवर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी अवर वाई एक्सिस, ओके। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। कौन सा फोर्स स्टूडेंट्स एक्सिस में नहीं है, आप देख पा रहे हो, टेंशन फोर्स एक्स एक्सिस में है, नॉर्मल फोर्स वाई एक्सिस में, जो M1G का फोर्स है ये एक्सिस में नहीं है, तो इसको हमें करना पड़ेगा रिजॉल्व, ठीक। तो अब रिजॉल्व करते हैं इस फोर्स को हम। सो द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी M1G cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos और जिधर थीटा नहीं उधर sin, दिस विल बी M1G sin थीटा। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये M1G फोर्स आप हटा दोगे क्योंकि आपने इसी को तो रिजॉल्व किया है, अब इसको फिर से मत ले लेना, ठीक है। तो ये आपने रिजॉल्व कर दिया। अब इसमें चार फोर्स दिख रहे हैं, M1G cos थीटा, M1G sin थीटा, नॉर्मल, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये देखो कि ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 का ये मतलब है कि इसमें नेट फोर्स भी 0 होगा, मींस एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0, वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये स्टेटमेंट की वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से आपका जो एफ नेट एक्स है, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स है, दिस विल बी 0, और एफ नेट वाई भी 0 हो चुका है। अगर एक्सेलरेशन कुछ होता तो हम एफ नेट इक्वल्स टू एम ए बना देते, ठीक है। एफ नेट एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। अगर इसमें मान लो एक्सेलरेशन हुआ भी तो भी ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा,
ठीक है, अगर टेंशन ज्यादा हुई तो ये ऊपर जाएगा ब्लॉक, अगर m1g sin थीटा ज्यादा हुआ तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, है ना। लेकिन ये ब्लॉक y एक्सिस में मोशन नहीं कर सकता है, तो y एक्सिस में तो ये इक्विलिब्रियम पे हमेशा रहेगा। समझ पा रहे हो, कुछ भी हो जाए ये नॉर्मल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इस सरफेस से हट नहीं सकता। क्लियर, समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज्यादा m1g cos थीटा लगाओगे उतना ही नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, लेकिन कभी भी नॉर्मल फोर्स इस कॉन्टैक्ट को हटाएगा नहीं। आपको पता है एक ब्लॉक अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे तो वो स्लाइड ही करेगा, ऊपर नीचे नहीं है, बट y एक्सिस में नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो y एक्सिस में तो ये इक्वेशन हमेशा लगेगी, तुरंत आंख बंद करके लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखना ये तब की बात है जब फ्रिक्शन वगैरह कोई नहीं है। तो y एक्सिस में इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो हमेशा लगती है ऐसे केसेस में कि जितना पॉजिटिव y एक्सिस में फोर्स है उतना ही नेगेटिव y एक्सिस में फोर्स आ जाता है। सो द इक्वेशन इन y एक्सिस विल बी n will be equals to m1g cos थीटा, m1g cos थीटा। ठीक है, अभी हमें थीटा नहीं पता है स्टूडेंट्स, अभी हमें थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें थीटा भी निकालना है इस केस में। ठीक, वी हैव टू फाइंड थीटा, वी हैव टू फाइंड टेंशन, ठीक, एंड वी हैव टू फाइंड नॉर्मल फोर्स आल्सो। These things what we have to find the angle of the inclined plane and the force exerted by the inclined plane on the body of mass m1, और टेंशन भी हमें फाइंड ही करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से ये इक्वेशन बन रही है y एक्सिस में, और x एक्सिस में जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी t is equals to m1g, t is equals to m1g sin theta, means positive x axis में force equals to negative x axis में force because the body is at rest। ठीक, तो ये तो एनालिसिस हो गई इस इंक्लाइन प्लेन वाले मास की। अब आप इस मास को एनालाइज करो। ठीक है, इसकी एबीडी बनाओ, इसके फोर्स देखो कितने लग रहे हैं, फिर इसकी एक्सेस सिलेक्ट करो और एक्सेस में इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, सो जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन। तो देखते हैं, तो भाई m2 की बात अब हम कर रहे हैं, तो m2 मास पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एग्जैक्टली m2 मास पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इसके वेट की वजह से और दूसरा फोर्स लग रहा है इसमें स्ट्रिंग की टेंशन की वजह से। ठीक है, तो टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, एंड वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड m2g। ठीक, अब एक्सेस सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ये x एक्सेस है, मान लो ये y एक्सेस है, x एक्सेस में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनेगी, और y एक्सेस में फोर्स है, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी f net y, दिस विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई नहीं है, ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है, स्ट्रिंग जो है ये अनएक्सटेंसिबल है, खिंच नहीं रही है, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 ही होना है। ठीक है, सो दिस विल बी 0, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मींस ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दिस विल बी T इज इक्वल्स टू m2g। तो यहां से टेंशन हमें पता चल गई तुरंत। क्लियर, तो यहां से टेंशन पता चल गई, अब सारा काम हो चुका है, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेंशन यहां से पता चल गई, इस टेंशन को यहां एलिमिनेट कर देंगे, वी विल हैव थीटा। क्लियर, टेंशन इज m2g, दिस विल बी m1g sin थीटा। क्लियर, तो यहां से आपको थीटा मिल गया, sin थीटा इज इक्वल्स टू m2 by m1, मींस थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स m2 by m1। क्लियर, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स m2 by m1। क्लियर, पहली चीज, तो थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स m2 by m1। नाउ यू हैव टू फाइंड, पहला केस आ चुका है, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स m2 by m1। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, नाउ नॉर्मल फोर्स फाइंड करना था, आप cos थीटा की वैल्यू रख दोगे, सो दिस विल बी m1g into cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें निकालना पड़ेगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस m1 हो जाएगा, दिस विल बी m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। क्लियर, सो दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनियस। क्लियर, सो यहां से ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, sin थीटा हमें पता है, हम cos थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर, सो दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स, दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर m1 m2 आपको दे दिया जाता तो भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, वैल्यू दे दी जाती है, अगर नहीं दी गई थी तो इनके टर्म्स में हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। एक चीज जो ध्यान देने वाली है, जो भी वेरिएबल्स मैंने यहाँ इंडिकेट किए हैं वो आपको पता है, और जो मैंने इंडिकेट नहीं किया, जैसे टेंशन मैंने इंडिकेट नहीं किया, थीटा मैंने इंडिकेट नहीं किया कहीं क्वेश्चन में, नॉर्मल इंडिकेट नहीं किया, तो ये वेरिएबल्स आपको नहीं पता है। क्लियर, तो बस यही चीज ध्यान रखेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नाउ लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। ए बुलेट मूविंग at 250 meter per second, a bullet moving at 250 meter per second penetrates 5 centimeter into a tree limb, means suppose this is a tree. Clear, and the bullet which is
moving at a speed of 250 meter per second. Clear? 250 meter per second. Penetrates 5 centimeter into tree. Penetrates 5 centimeter into the tree. Clear? Into a tree limb before coming to rest. Means suppose when the bullet touches the tree, the surface of tree, then its velocity is 250 meter per second. Okay? And after penetrating 5 centimeter into the tree, the velocity of bullet will become 0. This u is equals to 250 meter per second, and the velocity after 5 meter per second, after 5 centimeter into the tree will become 0. Okay? Now, assuming that the force exerted by the tree limb is uniform. Suppose the tree apply a uniform force on the bullet. Clear? Find its magnitude. Find the magnitude of force applied by the tree. Mass of the bullet is 10 gram. So mass of the bullet is 10 gram. So students, try this question by yourself. Just pause the video and then you have to see the solution. Clear? So I hope कि आपने खुद से ट्राई किया होगा. चलिए देखते हैं. तो भाई आपको ये कहा गया है कि आपका जो ट्री है बुलेट पे कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको निकालना है. सो लेट इट टू बी एफ. क्लियर? एफ फोर्स लगा रहा है ट्री बुलेट पे. ठीक? अब ये फोर्स हमें निकालना है. तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है. क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही बुलेट इस ट्री के कांटेक्ट में आई होगी उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो 250 मीटर पर सेकेंड होगी, और उसी समय पे उस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगने लगेगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है ये 0 हो जाएगी. ठीक है? तो वेलोसिटी इसकी 0 हो गई. ठीक? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे? 5 सेंटीमीटर. सो योर इनिशियल वेलोसिटी इज 250 मीटर पर सेकेंड. योर फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 एंड s displacement is equals to 0.05 meter. Okay? I hope this thing is very much clear to you. Now you have to find the acceleration. So we can use equation of uniform accelerated motion. क्योंकि आपका जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म ही होगा. इस वजह से हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यूज कर सकते हैं. v is equals to u plus at. v is equals to u plus at. ये लगेगा नहीं, टाइम नहीं पता है. s equals to ut plus half ad स्क्वायर नहीं लगेगी, हमें टाइम नहीं पता है. we can use v square is equals to u square plus 2as simply. okay? so v आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है. this will be u is 250 into 250 का स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट will be 0.05 meter. 0.05 meter. now you can find your acceleration. this will be 250 into 250 माइनस साइन एक लग जाएगा बाहर. दिस विल बी 2 into 0.05. this will be 100 and this will be 10 now. Clear? So the acceleration of this on this bullet will be a is equals to 250 into 250 into 10. means this will be 625,000. Clear? So this will be your acceleration in meter per second square. This is negative because this is the restoring, because this is the resistive force. Clear? This is the resistive force applied by the tree limb on the bullet. तो ये बुलेट का एक्सेलरेशन आ गया. अब बुलेट पे फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है. तो बुलेट का मास दिया हुआ है हमें. सो वी कैन यूज F net equals to ma. Clear? So F is equals to m a here. m मास m जो है वो 10 ग्राम दिया है, मींस 10 by 1000 kg. Clear? And acceleration अभी हमने निकाला. दिस विल बी 625,000. Clear? Now this will be 6250 Newton force. This is the force applied by the tree limb on the bullet. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था. बस आपको ये चीज एनालाइज करनी थी, उसके बाद तो क्वेश्चन में दम नहीं थी. ठीक है? तो now let us move toward the next question. Okay? Okay, so now let us try these questions. The first question is the force on a particle of mass 10 gram is 10 I cap plus 5 j cap. Means the force will be Fx will be equals to, Fx means the force in the direction of x axis. This will be 10 I cap, 10 Newton. Okay? And the force in y axis, this is Fy. This will be what? This will be plus 5 j cap. ठीक है? मतलब x एक्सिस में एक फोर्स है 10 न्यूटन का और y एक्सिस में एक फोर्स है 5 न्यूटन का. मतलब इस तरह समझ सकते हो इसे. एक ब्लॉक है, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है
एक्स एक्सिस में और एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में। ये सिस्टम दिया गया आपको, ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if it starts from rest means initial velocity is 0. What would be its position at time t equals to 5 seconds? Means we have to find the displacement. Okay, displacement in x axis, displacement in y axis, and then we can find the position. Clear? So its position will be r is equals to x I cap plus y j cap. If x is the displacement in x axis from the starting point and y is the displacement in y axis. Okay, so we can find this x and y. How? Because we know the force in x axis and mass of the system is given to us 10 gram, so we can find the acceleration of the system in x axis and in y axis. ठीक है, तो ये इस मोशन को हम दो एक्सिस में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस में जो मोशन होगा, x एक्सिस में आपको एक्सेलरेशन जो दिया डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं, एक्सेलरेशन जो x एक्सिस में है ax, this will be what? Force in x axis divided by mass. Clear? So force is 10 Newton divided by mass, this is 10 gram in kg, this will be 1000. So this will be 1000 meter per second square. Clear? Mass जो है ये आप इस तरह से लिख सकते हो, this will be 10 upon 1000. Clear? 1000 for converting this gram into kg. Clear? So this will be our acceleration. Time is given to us 5 seconds and we have to find displacement. Okay? Initial velocity is 0, this is given to us. ठीक है, तो ux भी 0 हो जाएगा. So we can find the displacement x is equals to ut plus half ad square. Ut 0 plus half at square, half a is given to us 1000, t square, t is 5. So this will be the displacement in x axis. Okay students, so इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में निकाल दिया. अब आप फाइंड कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन y axis. So just pause the video and try it by yourself. I hope this thing is very much clear to you. So this will become 12500, clear, in meters. Now you can find the displacement in y axis from the same concept, that the acceleration in y axis will be, force is 5 Newton, 5 by 10 into 1000. So this will be 500 meter per second square. Clear? And y displacement in y axis will be initial velocity 0, s equals to ut plus half ad square हम लगा रहे हैं. So this will be y is equals to ut, u is 0, so this will be 0 plus half at square, half a. Acceleration is 500 into t square, this will be 5 ka square. Okay, so this will become what? 250. This will become 250 into 5 chi square, 25. So this will be 6250. Okay, and this will be 12500. I hope this thing is very much clear to you. So x axis में जो displacement आया तो आपका जो coordinate हो जाएगा. So you have to find what would be its position at time t is equals to 5 seconds. So position क्या हो जाएगी? Position r vector, position vector r vector will be equals to x I cap plus y j cap simply. ठीक है, origin से position, origin कहाँ पे है? इनिशियल पॉइंट पे ओरिजिन है, तो डिस्प्लेसमेंट ही आपकी जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा. क्लियर? सो दिस विल बी सिंपली 12500 आई कैप प्लस 6250 जे कैप. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन बहुत सिंपल था. पहले हमने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकाली, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकाली, ठीक, उसके बाद हमने सिंपली ये पोजीशन वेक्टर निकाल दिया. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो with what acceleration a should the box of figure descend? So here is a figure, this is a box, clear, this is a box and this is a block in the box. Okay, so this is your box, okay, and this is your block. Now, so with what acceleration a should the box of figure descend so that the block of mass m,
the block of mass m exert a force mg by 4 on the floor of the box. मीन्स ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ये बॉक्स की फोर्स पे mg/4 का फोर्स लगाए, mg/4 का फोर्स अप्लाई करे तो इस बॉक्स को कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डिसेंड करना पड़ेगा, कितने एक्सेलरेशन से इसको डिसेंड करना पड़ेगा। आप एक चीज यहां पे ये समझो, हम लिफ्ट में है ऐसा समझो, ठीक है। तो अगर लिफ्ट में हम हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है, जो अंदर मैन होगा या फिर कुछ भी कोई हम है, ठीक है, तो हमारा जो वेट है वो इंक्रीजिंग दिखाई देगा। क्लियर? अगर यही लिफ्ट नीचे आने लगी किसी एक्सेलरेशन से तो हमारा जो वेट है ये वेइंग मशीन में कम दिखाई देगा। क्लियर? सो ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। एक बार फिर से समझो मैंने क्या बोला कि सपोज देयर इज अ लिफ्ट, क्लियर, एंड देयर इज अ ब्लॉक। अब समझना, तो स्टूडेंट्स अगर लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, सपोज इसका मास m है इस ब्लॉक का, अगर लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पे, जो ये नॉर्मल फोर्स होगा, जो नॉर्मल फोर्स ये ब्लॉक इस फ्लोर पे अप्लाई कर रहा होगा, लेट इट टू बी n, ओके, लेट इट टू बी n, ठीक भाई। जितना नॉर्मल फोर्स ये m इस फ्लोर पे अप्लाई करेगा, इस लिफ्ट पे अप्लाई करेगा, उतना ही नॉर्मल फोर्स लिफ्ट इस मास पे, इस ब्लॉक पे अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो इस वजह से जितना नॉर्मल फोर्स m फ्लोर पे अप्लाई करेगा उतना ही नॉर्मल फोर्स फ्लोर मास पे अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है ऊपर की तरफ, तो हम देखना चाहते हैं ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको समझने के पहले एक और चीज समझो कि अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो गया, अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है, सपोज द एक्सेलरेशन इज 0, कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, मान लो ये लिफ्ट कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रेस्ट पे है, ठीक। उस केस में क्या आप बता सकते हो ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर 2 minutes एंड देन टेल मी व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स इन दिस केस एट द surface of the floor, surface of the lift, or we can say at the floor of the lift. Clear? यहां पे नॉर्मल फोर्स n क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स के लिए हमें क्या करना है, हम इस मास m को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसकी एफबीडी बनाएंगे। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। और स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि बताया कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब y एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं होगा। इट मींस दैट द नेट फोर्स इन द y axis will be 0. Hence we can write that n is equals to mg in this case. इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मतलब जब लिफ्ट रुकी हुई होगी उस समय नॉर्मल फोर्स इसके वेट के बराबर ही लग रहा होगा। क्यों भाई? जब लिफ्ट रुकी हुई है इस तरह से, उस समय जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो इसके वेट के बराबर लगेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर ये लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करने लगे तो नॉर्मल फोर्स, आपके ऑप्शंस हैं कि नॉर्मल फोर्स विल बी इज इक्वल टू mg, नॉर्मल फोर्स विल बी ग्रेटर देन mg और नॉर्मल फोर्स विल बिकम लेस देन mg। ये तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब एक्सेलरेशन 0 था तब तो नॉर्मल फोर्स आपके mg के बराबर आ गया, वे m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, क्लियर। लेकिन अगर यही लिफ्ट a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगेगी तो इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा mg से, कि उसके बराबर रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें फिर से एनालाइज करना है इस सिस्टम को, ठीक। अब हम इस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, इसकी एफबीडी बनाएंगे, फिर से इसकी एफबीडी बनाएंगे। m मास का ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल फोर्स अभी भी ऊपर लग रहा है, लेट इट टू बी n, अगेन लेट इट टू बी n, एंड mg का फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक। अब हमें इस नॉर्मल फोर्स को देखना है कितनी होगी इसकी वैल्यू। तो इसको समझने के पहले हमें एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, इस मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। भाई अगर लिफ्ट ए की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो सिंपल सी बात है, ये मास जो कि इस लिफ्ट के फ्लोर से अटैच्ड है ये भी एक के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। सॉरी। तो स्टूडेंट्स अगर लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये जो मास जो कि इस लिफ्ट से अटैच्ड है वो भी ए के एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हम कह सकते हैं इस मास का एक्सेलरेशन इस बार a हो चुका है, इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं था उसका, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन a हो गया, इसका मतलब सिंपल है
कि n जो है ये mg से ज्यादा होगा, इसमें कुछ नेट फोर्स होगा और वो नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कितना होगा, n माइनस mg। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर? सो दिस विल बी n माइनस mg, दिस विल बी इक्वल्स टू ma, F net equals to ma, न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं हम। क्लियर? दिस इज आवर F net and this will be equals to ma, where m is the mass of the system. So from here we can see that n normal force will be equals to ma plus mg. Okay, I hope this thing is very much clear to you. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको केस 1 समझ में आ गया, केस 2 समझ में आ गया, अब केस 3 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो केस 3 की बात कर रहे हैं भाई कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर नहीं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a हो गया। दिस इज केस 3। सो अब इन तीनों में से कौन से ऑप्शन होंगे? स्टूडेंट फंडा वही है, क्या करना है आपको, मेथड वही है कि आपको इस सिस्टम को एनालाइज करना है, इसका एक्सेलरेशन देखना है। अब अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है नीचे की तरफ, ठीक है, और ये ब्लॉक इस लिफ्ट के फ्लोर से कांटेक्ट में है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी एक्सेलरेशन a ही हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन भी a हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक, हाँ, ये a जो है ये g से कम होना चाहिए, ऐसा क्यों होगा ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो इसका भी एक्सेलरेशन a हो जाएगा। ओके, इसका भी एक्सेलरेशन a हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जो इक्वेशन बनेगी बस इसमें ये चेंज होगा कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा। एक एक स्टेप नोट करते रहना, एक एक कंडीशन, एक एक केस नोट करना है आपको। केस 3 की हम बात कर रहे हैं, केस 2 मैंने इसी में बताया था और इसी में केस 3 बता रहा हूं। आई होप कि आपने केस 2 नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो a का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये है कि mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्स। Clear? In this case, mg will be greater than normal force, so our equation will become mg minus n will be equals to ma. I hope this thing is very much clear to you. ठीक है, तो mg minus n is equals to ma इक्वेशन बनी है इस बार, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, ये फोर्स ज्यादा होगा, this will be positive and this will be negative now. तो net force F net equals to ma हमने फिर से लगाया, this will be equals to ma. Clear? So mg minus n will be equals to ma. So from here we have mg minus ma will be equals to our normal force. ओके, तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है वो आपका mg से कम हो गया, तो लिफ्ट जब नीचे आएगी तो नॉर्मल फोर्स mg से कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा mg से। क्यों कम हो जाएगा? आप समझ पा रहे हो कि भाई लिफ्ट भी नीचे आ रही है, तो ये जो मास होगा ये उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा उस लिफ्ट की फ्लोर पे। ठीक, और अगर ये लिफ्ट ऊपर आ रही है तो ये जो मास है ये अब अपने वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा उस लिफ्ट पे। ठीक, और अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है तो ये सिर्फ अपने वेट के बराबर ही नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर पाएगा। ठीक, तो ये बातें आपको क्लियर होंगी, आई होप सो। ठीक, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक और मैं चीज पूछना चाहता हूं आपसे, केस 4। ठीक, देखते हैं कौन बता पाता है। सो स्टूडेंट्स, बॉक्स की का जो एक्सेलरेशन है वो g है डाउनवर्ड। ठीक, इस पे एक ब्लॉक रखा है इस तरह से m मास का। ठीक है, टेल मी द नॉर्मल फोर्स applied by this block. Tell me the normal force applied by this block on the floor. Okay, tell me the normal force applied by this block on the floor of the lift. इस केस में आपको जो ब्लॉक, ये जो ब्लॉक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है लिफ्ट की सरफेस पे, लिफ्ट की फ्लोर पे, ये बताना है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको 2 मिनट लो और आराम से सोचो तब आंसर बताना। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन। तो भाई अगर ये लिफ्ट जी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी जी होगा डाउनवर्ड। ठीक, और इसमें नेट फोर्स भी mg लग रहा है डाउनवर्ड, लेट द नॉर्मल फोर्स टू बी अपवर्ड। ठीक, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? mg माइनस n विल बी इक्वल्स टू ma, और a कितना है? g के बराबर, सो दिस विल बी g। सो फ्रॉम हियर वी गेट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक लिफ्ट ली, ठीक है, मान लो एक बॉक्स लिया आपने, लिफ्ट हटाओ, बॉक्स ले लेते हैं, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा और उन दोनों को ही रिलीज कर दिया इस तरह से, तो बॉक्स और ब्लॉक दोनों एक साथ नीचे आने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है कांटेक्ट हो उनके बीच में, लेकिन जो दोनों के बीच में फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, वो 0 हो जाएगा। ये भी अभी हमने देखा, समझ पा रहे हो? तो इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम आपको दी जाए, ठीक, कि भाई एक बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रख दिया, अब उसको रिलीज कर दिया, बॉक्स भी फ्री फॉलिंग में होगा और ब्लॉक भी फ्री फॉलिंग में होगा, और दोनों एक दूसरे पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, ये चीज ध्यान रखने वाली है।
क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई दोनों फ्री फॉलिंग में है, ठीक, और एक्सेलरेशन दोनों का g होगा, तो भाई g के लिए इसमें mg का फोर्स लग रहा है और इसमें फोर्स लगेगा इसके मास और g के बराबर, इसके मास इंटू g के बराबर, ठीक। तो कोई एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड आवर क्वेश्चन। सो with what acceleration a should this block of figure descend so that the block of mass m exert a force mg by 4 on the floor of the box, ठीक। मतलब जो ब्लॉक है वो फ्लोर पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर पाए, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल फोर्स है जो m मास का ब्लॉक एक्सर्ट करेगा फ्लोर पे, दिस विल बिकम mg by 4, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपको बताना है लिफ्ट का कितना होगा। आप समझ सकते हो कि नॉर्मल फोर्स इसके वेट से कम हो गया है, इसका मतलब लिफ्ट जरूर नीचे आ रही होगी। अगर ये नॉर्मल फोर्स इसके वेट से बढ़ जाता, mg से बढ़ जाता, सपोज नॉर्मल फोर्स 2 mg हो जाता, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि भाई ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, तभी नॉर्मल फोर्स वेट से ज्यादा आ गया है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल फोर्स वेट से कम है, mg by 4 है, इसका क्या मतलब है कि लिफ्ट जरूर नीचे की तरफ डिसेंड कर रही होगी। अगर ये भी ना कहा जाता कि लिफ्ट डिसेंड, तो आप खुद समझ जाते कि लिफ्ट डिसेंड तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट बी a, क्लियर। सो मास a का मास जो है ये m, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a हो जाएगा, क्लियर। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस सिस्टम। इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये नॉर्मल फोर्स फ्लोर पे अप्लाई कर रहा है n, तो इतना ही नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस मास पे भी लग जाएगा, क्लियर। नाउ लेट अस मेक द FBD ऑफ दिस मास कैपिटल M। तो इसकी जो FBD होगी, इसमें नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा, mg नीचे होगा, क्लियर, कैपिटल M, दिस विल बी कैपिटल M। सो mg का फोर्स नीचे है, क्लियर, और इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है a का, ओके। नाउ वी कैन मेक द इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ओके। नेट फोर्स इन द y एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स कितना है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे हम नेगेटिव लेंगे, क्लियर। सो दिस विल बिकम mg minus n will be equals to ma, clear। Now we can put the value of n, this is mg by 4, so this will become left hand side 3 mg by 4 and this will be equals to a, so you can find ma, so you can see that acceleration a will be equals to what? 3g by 4, means this block have to descend downward by the acceleration of 3g by 4. I hope this thing is very much clear to you. This is the answer of this question, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये एक ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, और बॉक्स दिया गया है, ठीक। तो बॉक्स जो है ये डिसेंड कर रहा है एक एक्सेलरेशन से और नॉर्मल फोर्स जो है ये इसके वेट से कम आ रहा है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ब्लॉक डिसेंड ही कर रहा है, सही है, ठीक। अगर यहाँ नॉर्मल फोर्स 2 mg के बराबर आता तो आप तुरंत समझ जाते कि ब्लॉक, ये जो बॉक्स है ये जरूर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। एक्सेलरेशन से मतलब है ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, ठीक। एक्सेलरेशन से मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो, ठीक है, ये भी हो सकता है इसकी वेलोसिटी जो है ये ऊपर की तरफ हो लेकिन एक्सेलरेशन नीचे हो, ठीक है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड का सिर्फ ये मतलब है कि अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें वेलोसिटी से काम नहीं है, एक्सेलरेशन से यहाँ मतलब है, ठीक। ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी ऊपर हो तब भी ये जो नॉर्मल है ये वेट से कम आए, क्योंकि डिपेंड सब कुछ एक्सेलरेशन पे कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पे नहीं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हम इस केस की एक बार फिर से बात करेंगे जब हम सूडो फोर्सेस की बात करेंगे, क्लियर। सो इसमें स्टार बना लो, जब हम सूडो फोर्सेस की बात करेंगे तो मैं इसी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। सो उसके लिए ये एग्जांपल आपको पहले से बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक। याद रखना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन जो इसका नॉर्मल फोर्स है वेट से ज्यादा होगा, जब लिफ्ट नीचे आएगी एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करेगी नीचे की तरफ तो इसका नॉर्मल फोर्स वेट से कम होगा, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होगा, ठीक। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो एक कंक्लूजन निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, और उसके बाद जो इस कंक्लूजन को हम यूज करेंगे जिस तरह से, ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहले तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है,
और फिर जो एंड रिजल्ट आएगा उसको आपको ध्यान देना है, उसको अलग से लिखना पड़ेगा, और उस एंड रिजल्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, इन आफ्टर दिस क्वेश्चन, क्लियर, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जो सिर्फ उस रिजल्ट पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज, जो इससे रिजल्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। ए ब्लॉक ए of mass small m is tied to a fixed point C, is tied to a fixed point C, this is your point C, on a horizontal table through a string passing through a massless smooth pulley, a massless smooth pulley, that is B. So this is your pulley B, okay. The pulley is massless, this thing is very important, the pulley is massless in this case, ठीक है। ये पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुली मासलेस है इसका मतलब ये है कि इस पुली का पहले मास 0 हो गया, ठीक, और F net equals to ma होता है, F net equals to ma from Newton's second law for this pulley। तो इसका मास 0 है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब ये है कि इस पे अगर राइट वर्ड फोर्स F है तो इस पे लेफ्ट वर्ड फोर्स भी F ही होगा। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये पुली मासलेस है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पुली मासलेस है, इस वजह से इस स्ट्रिंग में दोनों साइड टेंशन भी सेम हो जाएगी। अगर इसमें टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन T हो जाएगी। सो बिकॉज द पुली इज मासलेस वी कैन से दैट द फोर्स ऑन द पुली ऑन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू द फोर्स ऑन द पुली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस दिस F net equals to 0, F net equals to 0, this implies what? The rightward force is equals to the leftward force on the pulley. It means F is equals to, F will be equals to 2T. So from here we can say that tension will be equals to F by 2. Tension will be equals to F by 2. Why? Because the pulley is massless only. Clear? क्योंकि पुली massless है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये एक टेंशन, ये भी एक स्ट्रिंग है, क्लियर, और ये एक टेंशन जब दो टेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो टेंशन जो है ये हाफ हो जाएगी, मींस T is equals to F by 2, क्लियर, क्योंकि पुली जो है ये massless है। ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक आया है, ठीक, इसको हम यूज करेंगे आगे भी, ठीक है। हर जगह जब भी कभी मासलेस पुली की बात होगी और एक पुली से एक स्ट्रिंग आ रही होगी और वो पुली दो स्ट्रिंग से जुड़ी होगी तो याद रखना जो दो स्ट्रिंग में टेंशन है वो हाफ हो जाएगी इस स्ट्रिंग की टेंशन की, ठीक है। इसको बहुत जगह भी यूज करेंगे, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज है काफी, ठीक। तो प्रैक्टिस से ये चीज आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन फॉरवर्ड। Force F is applied to the pulley as shown. Show that if the pulley is displaced by x, if the pulley is displaced by x, the block will displaced by 2x. पहले तो हमें ये शो करना है, then we have to find the acceleration of the block and the pulley. Okay? After that we have to find the acceleration of block and pulley. चलिए देखते हैं। So students यहाँ पे सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये पुली x से डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रही है, सपोज ये जो पुली है इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं कुछ x की डिस्टेंस से, ठीक है। इफ दिस पुली इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, क्लियर, तो हमें ये बताना है कि जो ब्लॉक है 2x से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अभी हम ये मान लेते हैं दैट दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय x डैश, क्लियर, x डैश से ये ब्लॉक शिफ्ट हुआ है, क्लियर, और इस केस में जो x डैश होगा आपको ये प्रूव करना है, दिस x डैश विल बी इक्वल्स टू 2x। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्लियर। तो चलिए करते हैं। तो इसमें जो एजम्पशन है वो क्या है कि जो स्ट्रिंग है वो अनएक्सटेंसिबल है, मींस स्ट्रिंग जो है ये अनस्ट्रेचेबल है, क्लियर। सो अवर स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, okay students, string is unstretchable, it is inextensible, clear, it means the string is will not expand। string की जो इनिशियल लेंथ है वो भी वही उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी, ठीक। so let us assume that the initial length of the string is L, clear। तो स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, this length let it to be small l, clear, let it to be small l here, and so student let us assume this length is small l, clear, and this length is small l1, clear। क्या करा मैंने, ये लेंथ जो है इसको मैंने स्मॉल l मान लिया है, एंड दिस लेंथ आई हैव टेकन इज l1, क्लियर।
ये लेंथ L1 हो गई है, कोई समस्या नहीं है। नाउ जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या है, L प्लस L1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर? अब पिक्चर थोड़ी चेंज हो चुकी है, ये पुली आगे आ गई, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर? और ये वाली जो लेंथ है ये स्ट्रिंग की लेंथ, अब स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये यहाँ से लेके, क्योंकि ब्लॉक भी आगे आ गया है, ये यहाँ तक हो जाएगी। क्लियर? आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब इस चीज पे फोकस करेंगे, इस चीज पे हम फोकस करेंगे कि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, अब ये जो ग्रीन पेन से मैं दिखा रहा हूँ, अब स्ट्रिंग की लेंथ ये हो चुकी है। ठीक, और ये लेंथ उस पुरानी वाली लेंथ के इक्वल ही होगी। सो दिस विल बी दिस ग्रीन पेन शोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द पिक्चर 2। जब ब्लॉक जो है ये x डैश से डिस्प्लेस हो गया और पुली जो है ये x से डिस्प्लेस हो चुकी है। सो इस केस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ से जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो L प्लस x हो गई ऊपर, और यहाँ पे जो लेंथ है ये है। इसको हम कैसे निकालेंगे अभी समझेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस लेंथ विल बी simply what? This length L plus x. Okay, this will be L plus x. This length is x plus x. Okay, and this length, what is this? This length will be this complete L1 minus this x dash. This length is L1. This length from here to here will be L1. Clear? जो हमने पहले ली थी, और ये लेंथ x dash है. So this length will become L1 minus x dash. So plus L1 minus x dash. I hope this thing is very much clear to you. हमने क्या किया, हमने बस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कंजर्व करा दी। ठीक है भाई, जो स्ट्रिंग की लेंथ इनिशियल होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इनिशियल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। बस इस कंसेप्ट को हमने ध्यान में रखा, और उसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने क्या बताया कि भाई इनिशियल लेंथ L प्लस L1 थी। ठीक, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, L प्लस x प्लस L1 माइनस x डैश। ठीक है, L प्लस x ये लेंथ हो गई, x ये लेंथ हो गई, और ये वाली जो लेंथ है ये L1 से हम x डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो छोटी वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट L से L कैंसिल आउट हो गया, L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी हैव x डैश इज इक्वल टू 2x। Hence proved this x dash will be equals to 2x। इस तरह से ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वजह से x हो रहा है तो जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट 2x हो जाएगा। ठीक, अब इस रिजल्ट को हम याद कैसे रखें, ये इंपॉर्टेंट है ना। इस रिजल्ट को हम याद कैसे रखेंगे, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट आपका x हुआ है, ठीक है, पुली का डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो यहां से जो पुली का डिस्प्लेसमेंट x हुआ है तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2x हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट कि पुली का डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज x, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज x dash here। ठीक है, तो x dash is equal to 2x, it means the displacement of block will be 2 times the displacement of the pulley। ठीक, अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स है, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी u डैश ब्लॉक की वो पुली की वेलोसिटी की डबल होगी। ठीक है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का वो पुली के वेलोसिटी का ट्वाइस हो जाएगा। तो ये रिलेशंस हमें ध्यान रखना है। ठीक, जो जनरलाइज रिजल्ट है मैं वो बताने जा रहा हूं, इसको याद कैसे रखेंगे। आप देख सकते हो जो पुली पे टेंशन लग रही है, वो 2t के बराबर है। जो पुली पे टेंशन फोर्स है वो 2t के बराबर है, और जो ब्लॉक पे टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से मैं बात कर रहा हूं। ठीक, पुली पे टेंशन देखोगे, एक ये टेंशन t है और एक ये टेंशन t है, तो पुली पे टेंशन 2t है। क्लियर, मैं ट्रिक बता रहा हूं हाउ टू चेक दिस। अब हम हर बार ये स्ट्रिंग बैलेंस थोड़े करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ हम हर बार बैलेंस नहीं कर सकते न्यूमेरिकल में। भाई न्यूमेरिकल हमें दिया जाएगा 3-4 पुलीज लगा के दी जाएंगी। ठीक है, और हमें बताना होगा कि पुली का एक्सेलरेशन कितना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो ये हर बार हम इसमें स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज दिस ट्रिक? ट्रिक ये है कि टेंशन इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टेंशन क्या है, जितना टेंशन फोर्स पुली पे लगेगा, पुली पे टेंशन कितना लग रहा है,
इसमें T टेंशन ऊपर से लग रहा है और T टेंशन नीचे से लग रहा है, मींस 2T विल बी द टेंशन ऑन द पुली। क्लियर? इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? इस ब्लॉक पे एक ही स्ट्रिंग लग रही है, तो टेंशन सिर्फ T है। क्लियर? सो वी कैन यूज दैट फॉर ब्लॉक T is the tension and A dash is the acceleration. Clear? And for pulley 2T is the tension and A is the acceleration. So the product of tension into acceleration will be constant. ठीक है? So this will be equal in both the case. So from here T cancel out and we have A dash is equals to 2A. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का वो पुली के एक्सेलरेशन का ट्वाइस आ चुका है। ठीक, इस कंसेप्ट को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड सिस्टम, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड सिस्टम्स। क्लियर? तो जब भी आपकी 2-3 पुली एक साथ दी जाएंगी, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये है, दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है ये ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट होगा हर सिस्टम के लिए। ठीक है, सो हमने पुली के लिए टेंशन इनटू एक्सेलरेशन लगाया, ब्लॉक के लिए टेंशन इनटू एक्सेलरेशन लगाया, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट A डैश विल बी इक्वल टू 2A। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा जगह जरूरत पड़ेगी, अभी अगले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, तो वहां अब हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो कंक्लूजन है ये T into A is equals to constant, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सिस्टम को कांस्टेंट एक्सेलरेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ कंजर्व करके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, और जो ट्रिक है वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द पुली। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक और पुली का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे। एक फोर्स इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि फ्लोर लगा रही है, दूसरा फोर्स इसमें mg लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, और तीसरा फोर्स इसमें ये टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस विल बी टेंशन फोर्स। ठीक, हमें टेंशन फोर्स नहीं पता है, हमें F पता है। क्लियर? और F और T में रिलेशन हमें पता है, सो दिस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू F/2 सिंपली। ओके, आप जानते हो y एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इस ब्लॉक का। ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो x एक्सिस में होगा, सो लेट द एक्सेलरेशन बी a here. Okay, now the acceleration, now the equation in x axis will become F net equals to ma. F net is F/2 in x axis and mass is m, acceleration is a. So the acceleration of block will be a is equals to F/2m simply. Okay, this will be the acceleration of block. So what will be the acceleration of pulley? The acceleration of pulley, if a dash, let it to be a dash here. Okay, if a dash will be equals to F/2m, then a will be acceleration of pulley will be equals to half of the acceleration of block. ठीक है, जो पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट का हाफ होगा, जो पुली की वेलोसिटी होगी वो इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की हाफ होगी, जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वो इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की हाफ होगा। आप यहां से देख सकते हो, इसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्लियर, बोथ साइड, देन यू विल हैव वेलोसिटी d/dt. If you will differentiate this velocity both sides with respect to time, then what we will have? We will have acceleration. ठीक है, तो ये चीज आप जानते हो, है ना, इसी चीज को हमने यूज किया है। तो अगर जो वेलोसिटी में रिलेशन होगा वही एक्सेलरेशन में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा पुली का, that will be equals to a will be equals to F/4m. Okay, and you have to find the acceleration of the block and the pulley. So this is it. Clear? यहां से हम बता सकते हैं कि भाई ब्लॉक और पुली पे कितना एक्सेलरेशन है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन F/2m है और पुली का एक्सेलरेशन F/4m है। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले जो हम न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं इसमें यही कंक्लूजन यूज होने वाला है। सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। आई होप दिस न्यूमेरिकल कंप्लीटली इज वेरी मच क्लियर टू यू। इस कंस्ट्रेंट एक्सेलरेटेड सिस्टम की प्रॉब्लम्स अभी हम और देखने वाले हैं। ओके, लेट अस मूव अगेन। सो स्टूडेंट, नाउ we are going to solve this question based on the problem of constraint accelerated system. ठीक है, तो constraint accelerated system में मैंने आपको बताया जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सेलरेशन के, दो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है
उसका रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, देन वी विल यूज T into A is equals to constant, where T is the tension in the object and A is the acceleration in the object. ठीक है, so T1 A1 is equals to T2 A2 हम लगा सकते हैं. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे और ये तीनों प्रॉब्लम्स उसी पे बेस्ड हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. So in each and every question we have to find the acceleration of A and B. We have to find AA and AB. So let us try this question. ठीक, तो स्टूडेंट्स यहां से लेके ये पूरी स्ट्रिंग ये इस तरह से गई है पुली के ऊपर और यहाँ से वापस आ रही है. ये स्ट्रिंग पूरी सेम है, ये स्ट्रिंग पूरी सेम है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे भी सेम है इस तरह से और यहाँ जाके यहाँ पे फिनिश हो रही है. क्लियर? तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी उस पर टेंशन टी ही रहेगी. इस ब्लॉक में अगर टेंशन टी है, क्लियर, तो इसमें भी टेंशन टी होगी ऊपर की तरफ टी और यहाँ पे भी टेंशन टी होगी. क्लियर? अब ये पुली है, इसमें जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि पुलीज जो है वो आइडियल है. सारी पुली आइडियल है. आइडियल पुली का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो. आइडियल पुली का मतलब मास जीरो. क्लियर? एंड नेट फोर्स ऑन द पुली इज जीरो. क्लियर? और टेंशन दोनों साइड सेम हो जाएगा. आइडियल पुली है, फ्रिक्शन लेस है, टेंशन दोनों साइड सेम हो जाएगा. और अगर 2T का टेंशन ऊपर है तो नीचे भी टेंशन जो आएगा वो 2T का ही होगा. क्लियर? दिस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी ऑल्सो 2T. यहां पे ये स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है. क्लियर? आप देख रहे हो ये जो स्ट्रिंग है वो पूरी सेम थी और यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो गई क्योंकि अब स्ट्रिंग चेंज हुई है तो उस पर टेंशन भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी 2T बिकॉज द पुली इज मासलेस. अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. क्लियर? अब क्या करना है? अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिस्टम का. सो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ A ऑफ दिस टू बी A. क्लियर? अब हम एक्सेलरेशन B का देखते हैं क्या होगा. सो फ्रॉम T इंटू A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक, इसका एक्सेलरेशन, इसका टेंशन डबल हो रहा है, इसका टेंशन T है, इसका टेंशन डबल हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन A है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो हाफ हो जाएगा. क्लियर? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हम देख सकते हैं. अगर A नीचे आ रहा है तो ये जो ब्लॉक B है ये ऊपर जाएगा. क्लियर? सो द टेंशन विल बी सिंपली A/2. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा क्योंकि इसकी टेंशन जो है ये T है, इसकी टेंशन डबल है. टेंशन डबल, एक्सेलरेशन हाफ बिकॉज T इंटू A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. टेंशन डबल, एक्सेलरेशन शुड बी हाफ. ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, इसकी एफबीडी बनाएंगे. इसमें फोर्स mg लग रहा है, ठीक है, और टेंशन T है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. तो इसकी इक्वेशन जो होगी y एक्सिस में वो क्या हो जाएगी. मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, आप पहले एफबीडी बनाओगे फिर इक्वेशन लिखोगे. सो दिस विल बी ma g minus T will be equals to ma acceleration of A. Clear? So this is it. Means say ma into A simply. ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई. अब इसमें इक्वेशन बनाएंगे हम दूसरी. क्लियर? सो क्या लिखेंगे भाई, इसकी एफबीडी बनाएंगे. एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब 2T ज्यादा होगा तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी 2T. ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स जो है वो mBg है. क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mb A/2. ये A/2 ही रखेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना क्योंकि B का एक्सेलरेशन A/2 हो चुका है. ठीक, बस यही करना था. दो इक्वेशंस, दो अननोन, वी कैन फाइंड T एंड A सिंपली. सो 2 से इनटू करके इसको हम ऐड कर देंगे. क्लियर? देन टेंशन विल बी कैंसिल आउट एंड दिस इज ma की वैल्यू 4 है. दिस विल बी 8 minus 5g means 3g and this will be equals to what? This will be simply equals to 8a plus 5/2a simply. Okay students, so I hope this thing is very much clear to you. So from here we can have acceleration. अगर हमें a पता चल गया, ठीक है, तो हम acceleration a का निकाल देंगे जो कि a के बराबर है और acceleration b का जो है वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, so I hope this thing is very much clear. Just solve and give me the results. Just solve this and give me the result. Okay students, so the acceleration a will be 2g/7 and this acceleration of a will be 2g/7. Acceleration of ab will be half of this means g/7. Clear? जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया एकदम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग सेम है स्टूडेंट. तो जब तक स्ट्रिंग आपकी सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी. ठीक है, तो टेंशन अगर T है यहाँ पे भी T हो जाएगी और यहाँ पे भी T हो जाएगी. क्लियर? सो आप देख सकते हो यहाँ टेंशन T, यहाँ T, यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगी. क्लियर? क्योंकि पुली जो है ये आइडियल है. तो इसकी जो इक्वेशन हम बनाएंगे, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा. ठीक है, सो इट्स इक्वेशन विल बी 5g minus 2T will be equals to 5a. ठीक,
अब इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिंपली 2a हो जाएगा। क्यों, टेंशन हाफ एक्सेलरेशन डबल, इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी टेंशन t है और कोई फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं लग रहा है इसमें, हमें वाई एक्सिस की इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। हमें जो इसमें इक्वेशन बनानी है वो एक्स एक्सिस की बनानी होगी, ठीक है। वाई एक्सिस में तो इक्वेशन सीधी आएगी, ये नॉर्मल फोर्स और ये mg, n इज इक्वल्स टू mg, क्लियर, n इज इक्वल्स टू 2g। इसका कहीं यूज नहीं है, आप बना सकते हो लेकिन इसका यूज नहीं है, बना देते हैं हम, चलो, n इज इक्वल्स टू 2g, क्लियर। और दूसरी इक्वेशन जो इसमें बनेगी, दिस विल बी टेंशन राइटवर्ड फोर्स t इज इक्वल्स टू 2 kg मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 2a, मींस t इज इक्वल्स टू 4a, क्लियर। सो t इज इक्वल्स टू 4a इसकी इक्वेशन बन जाएगी। 2 से इनटू कर देंगे, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 8, ऐड कर देंगे, दिस विल बी कैंसिल आउट। सो 5g विल बी इक्वल्स टू 5g will be equals to what, 13a, okay, so from here a is equals to 5g by 13. I hope this thing is very much clear to you, clear, I hope this thing is very much clear to you. Now just find the acceleration of b, okay, so the acceleration of b will be acceleration of, sorry, this is the acceleration of b and the acceleration of a will be 2 times of this, means 10g by 13, okay. And this will be the last question based on the constraint accelerated system. तो अगर इसका एक्सेलरेशन हमने a माना, ठीक, स्ट्रिंग ये सेम है, टेंशन t ही रहेगी, टेंशन t ही रहेगी, यहाँ की टेंशन 2t हो जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a बाय 2 हो जाएगा, ठीक। इसकी इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व आप खुद करेंगे, जल्दी से इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। 2t माइनस 5g विल बी इक्वल्स टू 5a बाय 2, क्लियर। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन नीचे है, so this will be simply 2g minus t is equals to 2a। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे and we will have acceleration and tension, ठीक है। पहले आप a निकालोगे, जो a का एक्सेलरेशन है, फिर हम a by 2 करेंगे तो b का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ओके। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन थे। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will talk about pseudo force, ठीक है। थैंक यू गाइस।